टॉस भी हो चुका है और बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। तो रमीज, आप कैसे देख रहे हैं, बांग्लादेश के फेवर में जाएगा ही? देखिए, एक तो मौसम को उनको प्रॉब्लम नहीं है, सो वो और ठीक भी होता है। कई दफ़ा आप प्रेजेंट मोमेंट में रह के उस वक्त की कंडीशंस को सामने रख के डिसीजन करते हैं। फ्यूचरिस्टिक प्लान तो ठीक होते हैं मगर ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंड नहीं आप कर सकते हैं। दूसरा ये है कि पिच रिपोर्ट में आपने सुना था कि जो बॉलिंग सेकंड टाइम है वो मुश्किल काम है, क्योंकि गेंद ग्रिप करना, थोड़ी सी ओस शबनम जो भी कह लें, ड्यू फैक्टर है, सो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि वो समझते हैं कि हम इतने रन्स कर लेंगे। प्रेशर मैच में होता क्या है, और प्रेशर मैच ही है इनका, कि रन्स ऑन द बोर्ड से आप दूसरी ऑपोजिशन पे प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। Exactly. और अगर बारिश हो जाती है और फोरकास्ट है, अगर बारिश हो जाती है तो रमीज भाई वो डकवर्थ वो मेथड भी इन्वॉल्व होगा और ओवर्स भी कर्टेल होंगे, तो लगता नहीं है कि ये कहीं ना कहीं इस जगह पे आके ये डिसीजन इनको हैम्पर कर सकता है? नहीं करेगा, बिल्कुल कर सकता है। मैंने कहा ना, अगर आप मुझसे पूछें और मैं कप्तानी कर रहा होता तो मैं भी प्रेजेंट में रह के डिसीजन करता। आगे बारिश होती है या नहीं होती है वो 80% से सडनली 30% अभी दिखा रहा है रडार। सो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे हवा चलती है, बादल उड़ जाते हैं, फिर आ जाते हैं, सो थोड़ा सा वो डाइसी हो जाता है मामला। अच्छा, अभी एक ग्राउंड के हवाले से आप भी कुछ मेमोरीज शेयर कर रहे थे, वो जरा प्लीज हमारे नाज़रीन के नहीं, साथ मगर शेयर करें। वो कैंडी की नहीं है, वो गॉल की है। आप बात कर रही थी ऑफ एयर के, गॉल बड़ा खूबसूरत सेंटर है। सो मैं एक दफ़ा सन 2000, और मैंने कमेंट्री में भी बात की है, सन 2000 की बात है, मैं वहाँ कमेंट्री कर रहा था और मैं गॉल क्रिकेट स्टेडियम की तारीफ कर रहा था, क्योंकि एक तरफ इंडियन ओशन है, सामने डच फोर्ट है। सो ये मेरे ख्याल में दुनिया की सबसे खूबसूरत ग्राउंड में एक है। सो अगले दिन था, आप मुल्तान की हैं, तो मुल्तान से मुझे एक ख़त आया वहाँ पे, और एड्रेस पूरा नहीं थी ना सर। एड्रेस पूरा नहीं था, सिर्फ लिखा हुआ था कमेंटेटर रमीज़ राजा। तो उन्होंने एक गालिब के शेर से वो ख़त शुरू किया और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि आप गॉल क्रिकेट स्टेडियम की इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, तो मैं अब आपको सन 1941 में ले चलता हूं, जब मैं आपके दादा के साथ यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 में सर्व कर रहा था। तो वो कैप्टन थे, तो हम जो थे सोल्जर थे। तो कहता है वो इस इंडियन ओशन से आ रहे थे, तो उनके हाथ में एक स्टिक थी। तो वो कहते हैं जैसे इस एरिया में आए तो उन्होंने एक गोलदारा बना के कहा कि एक दिन ये बड़ी अच्छी क्रिकेट ग्राउंड बन सकती है। तो कहते हैं मुझे इतना खुशी हो रही है कि उनका पोता जो है वो इस ग्राउंड की इतनी तारीफ कर रहा है। आपने दूसरी बार ये मेमोरी शेयर किया और दोनों मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मतलब और फिर मैंने अपने वालिद से कहा, मैंने कहा जी कि उनसे आप राब्ते करें। तो फिर उस वक्त उनकी मेरे ख्याल में 88 या 90 साल उम्र थी। तो फिर उन्होंने बताया कि गोल्फ फेस होटल है कोलंबो में, वहाँ हम ठहरे थे, हम बैरिक्स में थे और आपके जो दादा थे उनको कमरा मिला हुआ था। सो फिर मैंने जाके वो देखा, वो वर्ल्ड वॉर में वो जो होटल था वो सिर्फ आर्मी के लिए था, क्योंकि वॉर हो रही थी। उस होटल में डॉन ब्रेडमैन भी ठहरे, जो ग्रेट लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। तो उनकी भी तस्वीर लगी हुई है 1930s में। बहुत ज़बरदस्त। तो ये बड़ी एक अपनी पर्सनल मेमोरी है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम दोबारा रमीज भाई मैच की तरफ आएँ तो दोनों कैप्टन के हवाले से मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा। शानिका की बात करें तो ये एग्रेसिव कैप्टन है, अब सब जानते हैं T20 रोडिया में इनको सेलेक्ट किया जाता है और ऑलमोस्ट अब 2 साल से ज़्यादा का टाइम इनको हो चुका है और एक अच्छा रन दिया है श्रीलंका ने, इन पे पूरा रिलाई किया है। इसी तरह शकीब अल हसन की तरफ आए तो उनको दोबारा एक अपॉर्चुनिटी मिली, कई दफ़ा हम देख चुके हैं पास में, और ऑलराउंडर तो नंबर 1 है, बेहतरीन बैटर भी है उनके लिए। कैसे देखते हैं दोनों को एज ए कैप्टन आप? देखिए, इस वक्त जो हवा चल रही है ना श्रीलंका में, वो हसरंगा की चल रही है एज अ स्किपर, क्योंकि अभी वो LPL में उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी। मगर शानिका जो हैं वो ऑन द डे बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है और 50 ओवर्स में अच्छी इनकी परफॉर्मेंस है। आप ठीक कह रहे हैं, और टीम को इकट्ठा रखते हैं। ये श्रीलंका में कहते हैं ये राहुल द्रविड़ टाइप की एक पर्सनैलिटी है। अच्छा। जो कि एक्सप्लेन चीज़ें ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल में इमोशंस रखते हैं और ठीक ठाक लीड करते हैं। शाकिब जो है वो फोर्स्ड एक तरह से उनको कप्तानी मिली है, क्योंकि तमीम इकबाल जो थे वो पहले कप्तानी से रिज़ाइन कर दिया, फिर उनकी प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा नहीं आप वापस आएँ, वो वापस आए, फिर उनको इंजरी हो गई। सो वो हालात थोड़े से डाइसी हैं वहाँ कप्तानी को लेके बांग्लादेश में। बट जैसे मैंने कहा कि आपके पास वाइट बॉल क्रिकेट में वक्त कम होता है कप्तानी का। सो हर एक को लीडरशिप का रोल निभाना है, हर प्लेयर को जी। क्योंकि उसको अपनी फील्ड सेट करनी आनी चाहिए, बॉलर को, बैट्समैन को क्या कौन से शॉट्स खेलने हैं। T20 में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो लॉन्ग ऑफ पे कोई आपका कप्तान खड़ा हुआ है तो लॉन्ग ऑन पे वो भाग के तो नहीं जाएगा, क्योंकि टाइम ही नहीं होता। तो इसलिए आपको आई थिंक लीडरशिप जो क्वालिटी है ना बदल रही है। सिर्फ एक लीडर नहीं आपको चाहिए, आपको 11 लीडर्स चाहिए जो अपना ख्याल कर सके। और मैं इसमें हमेशा रमीज भाई कहता हूँ कि कैप्टन की गेम अवेयरनेस अपने 11 लड़कों से भी ज़्यादा होनी चाहिए और ऑपोजिशन के भी 11 लड़कों से ज़्यादा होने चाहिए। अगर वो एक स्टेप आगे नहीं है
तो वो कभी रीड नहीं कर पाएगा सिचुएशन को। जो आपके जो टीम का थिंक टैंक है ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो टॉस करके क्या करना है, पिच को कैसे रीड करना है, सो आपका अगर थिंक टैंक क्लेवर है तो वो आपको सही मशवरे देता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि आपके पास एक इंटेलिजेंट रीडर ऑफ द पिच होना चाहिए। फिर वो आपके पास एनालिटिक्स का तो एक पूरा एक तरह से जंगजू एक कैंप होता है। अच्छा, आपकी बात से मुझे याद आया कि जब बाबर को कैप्टन बनाया गया था तो हम लोग भी ज़ाहिर है, हम तो एक आम ऑडियंस के तौर पर देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम में कौन कैप्टन आ रहा है। तो मेरा ख्याल है हम लोगों के भी जहनों में कहीं ना कहीं आया था कि नया लड़का है, मतलब काफ़ी यंगस्टर है, पता नहीं ये कैप्टनसी को लेकर चल सकेगा नहीं, लेकिन बाबर ने खुद को प्रूव किया है। आपके ख्याल में पाकिस्तानी टीम में भी ऐसे कैप्टन हैं जैसे आप कह रहे हैं कि 11 के 11 लड़के कैप्टन होने चाहिए? देखिए, कोशिश बाबर की यही होनी चाहिए कि इनको इतना कॉन्फिडेंस दें कि ये अपनी फील्ड सेट कर सके। और मैं कई दफ़ा मुझे कोफ्त भी होती है कि क्यों कप्तान ही फील्ड एक बॉलर की सेट करे, जब उसको पता है कि उसने कौन सी स्विंग करनी है, किस लेंथ पे बॉल करनी है, तो वो उसको अपनी कप्तानी खुद करनी है। बाबर आजम, देखे मेरा बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा है बाबर आजम से, और मैं समझता हूँ कि अभी उम्र उनकी 28 साल है, मगर उनमें मैच्योरिटी जो है वो बेइंतहा है। exactly. और वो उनमें निखार भी आ रहा है कप्तानी में। हाँ, आप हर वक्त एग्री नहीं कर सकते उनकी स्ट्रैटेजी या टैक्टिक्स से, मगर आपको ये पता है कि उनको रिस्पेक्ट है ड्रेसिंग रूम में। तो पहली चीज़ यही होती है कि आपके लिए प्लेयर्स लड़ने मरने को तैयार हो जाएं, आपकी रिस्पेक्ट हो। और क्योंकि सबसे अच्छे प्लेयर भी हैं वो, तो इसलिए उनको रिस्पेक्ट भी मिल जाती है, और धीमे अंदाज से बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे रहे हैं। उनकी बैटिंग से देखिए, जो एक कैरेक्टर है ना किसी भी इंडिविजुअल का, वो फील्ड में आपको पता चल जाता है कि ये ऐसे ही पर्सनैलिटी है। तो जिस तरह बाबर आजम खेलते हैं ना, आपको पर्सनैलिटी पता चल जाती है। धीमे मिजाज के हैं, लंबी बारी लेते हैं, रिस्क फ्री हैं, और अक्लमंदी के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, शायद मोटरवे नहीं लेते हैं तो जीटी रोड से चलते हैं, मगर पहुंच जाते हैं। अच्छा, मिसबाह उल हक के बारे में भी सब ऐसे ही कहते थे कि बहुत टाइम लेते हैं और बहुत आराम से खेलते हैं। आप कह सकते हैं कि बाबर मिसबाह उल हक के कुछ करीब हैं? नहीं, मिसबाह उल हक के पास और थे। उस वक्त पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी, तो उनको बाहर जाके खेलना था, जो कि और बड़ा चैलेंज था। मगर उनके क्रेडिट में ये है कि सईद अजमल डिस्कवर किया उन्होंने, और उन्होंने इस तरह के बॉलर्स डिस्कवर किए। मोहम्मद आसिफ उनके नीचे खेलते रहे, सो जिसकी वजह से फिर फ़ायदा हुआ और मैचेस भी हम जीते। मिसबाह उल हक में थी ट्रेंच मेंटेलिटी, जिसको हम कहते हैं, कि वो जो है ना, वो बंकर में जाके और थोड़ी देर लेट जाते थे, फिर वो चीज़ों को ब्रीद होने देते थे, और ब्रीद होने में फिर दूसरी ऑपोजिशन गलती करती थी। सो वो एक मिजाज अलग था उस ज़माने में क्रिकेट का। अब मिजाज ये है कि आपने एग्रेसर बनना है, आपने इनिशिएटिव लेना है, और आपने डिसीजन मेकर बनना है। सो ये थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो बदला है। भाई, आपने एग्रेसर की बात की, बाबर में एक चीज़ लैक करती है। अगर हम दोनों वर्ल्ड कप की बात करें, T20 का जो ऑस्ट्रेलिया से भी हम हारे, हमें लगता था कि हम 175 पे नहीं जीत सकते। यूएई के दुबई के अंदर जो हारे, वो भी हमें थोड़ा सा, हमें लगा 15-20 रन शॉर्ट थे। इसी तरह लास्ट फाइनल जब पहुंचे हम, जो भी जर्नी था वो एक सेपरेट डिबेट है, बट हमें लगता था कि 130 या 140 का फाइनल में टोटल नहीं चाहिए। इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप थी 160 तक चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एग्रेसिव पार्ट बाबर के अंदर मिसिंग है। एक स्मूथ चलती रही सेलिंग तो वो ठीक रहता है, कोई अटैक आपके ऊपर था, काउंटर अटैक करने वाली जो एक इंस्टिंक्ट होनी चाहिए कैप्टन के अंदर, वो नहीं कर पाता, या इनोवेशन नहीं लेके। इरफान, मैं रिजल्ट्स बताते हैं, पहले तो देखना है ना कि रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं पाकिस्तान को। टेस्ट क्रिकेट हमारा वीकर एरिया है, उसमें बहुत ज़्यादा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। ठीक, टैक्टिक्स वहाँ लड़ते हैं, अप्रोच वहाँ पे डिफरेंट होती है, सो वहाँ पे ऊपर आप शायद उंगली उठा सकते हैं टीम सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मगर ये भी बेचारे, मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि पिचेस ही नहीं मिली हैं ना, इनके पास उस वक्त फिट फास्ट बॉलर्स थे। आपको याद है ना कि फास्ट बॉलर्स तो थे नहीं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सीजन में, तो वो लिमिटेड रह गए। मगर वाइट बॉल में बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, क्योंकि आप 2 फाइनल्स खेले हैं। जीतना चाहिए था, वो टेम्परामेंट के इश्यूज, वो ये नहीं है कि टैक्टिक्स की वजह से हमें मार पड़ी है, मगर उस दिन घबराहट का भी शिकार हो सकते हैं। कैच गिर गया, इंपॉर्टेंट कैच ड्रॉप हो गया, गलत मौके के ऊपर हिट मार दी आपने। मगर टेम्परामेंटली फाइनल में तो प्रॉब्लम थी, इंडिया को हराया आपने, तो टेम्परामेंट और नर्व्स तो आपकी अच्छी थी ना। और पहली दफा इंडिया को कोई मुकाबला ये पाकिस्तान की टीम 10 साल के बाद कर रही है। बिल्कुल ठीक है। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालातों वाकयात यकीन के साथ।